ना जाने आपने उसको ऐसा क्या कह दिया कि उसने खुद को ही खत्म कर लिया। कातिल है आप। ये सच नहीं है आमना, मैंने। यही सच है। चले जाए यहाँ से, वरना मैं शोर मचा के लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। फिर जो आप हशर करेंगे ना, आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मुझे मजबूर मत करो। चले जाए यहाँ से। यारे बेवफा माना क्या है, कोना क्या है, तुम क्या जानो यारे बेवफा माना क्या है। सलीम से किया हुआ वादा मुझे बार बार ये एहसास दिलाता है कि उन लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और दूसरी तरफ आमना का रवैया, वो मुझे सलीम का कातिल माने बैठी है। यार तूने उसे सलीम की ख्वाहिश के बारे में बताया है? कैसे बताता यार, फिलहाल तो वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। अगर जरा सी देर के लिए भी वहां रुकता तो एक नया तमाशा खड़ा हो जाता। तो फिलहाल सब्र करने के अलावा भी कोई चारा नहीं है जैद। कैसे सब्र कर दूं यार, वो मासूम सा बच्चा मजदूरी कर रहा है। जब भी उसका चेहरा मेरे सामने आता है मैं खुद से शर्मिंदा हो जाऊं। जैद, तू आमना की मर्जी के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकता यार। लेकिन मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा भी तो नहीं रह सकता ना यार। बस तो फिर बार बार हिम्मत कर और आमना को बता दे कि तेरी और सलीम की आपस में क्या बात होगी, ताकि जो मामला है ना ये एक तरफ हो जाए। जैद, इस तरह कुड़ने से तो कुछ नहीं होगा ना यार, बात तो करनी पड़ेगी। जाऊंगी और 3 महीने का किराया आपको एक साथ दे दूंगी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारी मजबूरी को। मैं तो दरअसल ये बताने आया था कि मैं ये जगह बेच रहा हूँ। बेटी की शादी करनी है, पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे पता है तुम्हें नई जगह ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। पहले तुम जगह ढूंढ लो, फिर ये खाली कर देना। नहीं, आप इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि मैंने किराया? नहीं बेटा, किराए की कोई बात नहीं है। मैं भी बेटी वाला हूँ, मुझे एहसास है, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, वरना तुम्हें तकलीफ ना देता। ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं इसी हफ्ते कोई जगह ढूंढती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ वो बच्चा काम करता है उमर, वो कहाँ है? आज तो वो जल्दी चला गया, उसे घर देखने जाना था अपनी माँ के साथ। घर देख? हाँ, वो जहाँ रहते थे वो जगह बिखरी है, लेकिन आप कैसे जानते हैं छोटे को? वो उसके वालिद सलीम, उनसे मेरी जान पहचान। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। परेशान है बहुत, घर ढूंढ रही है अपने लिए, मगर अकेली औरत को इतनी आसानी से कोई भी घर नहीं देता। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ जमीला। मैं तो उसके पास बात करने गया भी था, लेकिन लगता है वो मुझसे बहुत बदतमीज है। लेकिन इस मामले पर मैं उसे समझा नहीं सकती और ना ही जबरदस्ती की जा सकती है, क्योंकि वो अपने मामलात को खुद हल करना चाहती है। तुम्हें काम कर सकती हो, ये थोड़े से पैसे हैं, ये उसको अपनी तरफ से दे दो, शायद उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, प्लीज। उसे पता चल जाएगा कि ये पैसे मुझे आपने दिए हैं, क्योंकि वो जानती है इतनी माकूल रकम का इंतजाम करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है, लेकिन शायद आमना को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको एक दफा की बात समझ में नहीं? चला जाऊंगा आमना, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात सुनना होगी। ये मत समझना कि मैं कोई सफाई पेश करने आया। ये सच है कि मैं उस दिन सलीम से मिलने आया था, इसलिए कि तुम्हें उस दिन हॉस्पिटल में इस तरह जख्मी देख के मुझे बहुत गुस्सा आया था।
मैं जानता था कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सलीम का शक है। मैं उसे सिर्फ यह समझाने की कोशिश करने आया था कि जैसा वो समझ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर मैंने फैसला कर लिया था कि आज के बाद मैं तुम लोगों की जिंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। लेकिन एक और सच भी है जिससे तुम आज तक बेखबर हो, और वो ये कि जिस दिन सलीम ने खुदकुशी की थी उस दिन मुझसे मिलने खुद वो मेरे घर आया था। हाँ अम्मी, सलीम मुझसे मिलने खुद आया था। उसको अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। तो तुम्हारे साथ किए हुए अपने सुलूक पे बहुत नादिम था। उसने मुझे बताया कि डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया और उसके पास वक्त बहुत कम है। और उसने मुझसे यह भी वादा लिया कि उसके मरने के बाद मैं तुम्हारा और उमर का ख्याल रखूंगा और तुम्हें अपना लूंगा। आमना, यकीन करो मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका क्या इरादा है। और कितना गिरेंगे आप मुझे हासिल करने के लिए? आपने तो मरे हुए इंसान को भी नहीं छोड़ा, उसको भी इस्तेमाल कर लिया। मगर मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। ये झूठे वादे के सहारे आप मुझे हासिल नहीं कर सकते। आमना, मैं तुमसे मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपको जो कुछ कहना था ना आप कह चुके हैं, मगर मेरी बात भी गौर से सुन ले। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा ही काफी है। आमना, जब तुमको ये कैसेट मिलेगा तो मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँ। बहुत कुछ कहना था तुमसे, लेकिन जिंदगी ने साथ ही नहीं दिया। और अफसोस, जो वक्त तुम्हारे साथ बिताने को मिला उसमें मैंने तुम्हें सिवाय तकलीफों और दुख कुछ नहीं दिया। बहुत कोशिश की
बहुत कोशिश की कि याद कर सकूं कि मैंने तुम्हें आखिरी दफा मुस्कुराते हुए कब देखा था, लेकिन याद नहीं आया। याद आता भी कैसे? तुम्हारी मुस्कुराहट छीनने की वजह मैं ही तो था। मुझे समझ में नहीं आता आमना, मैं तुमसे किस तरह माफी मांगू, किस किस बात की माफी मांगू। तुम्हारी मुस्कुराहट छीनने की, या उस बात की जो इल्जाम मैंने तुम पर लगाया, तुम्हारी पाकीज़गी पर, तुम्हारे किरदार पर। किस बात की? नहीं आमना, मैं माफी के काबिल नहीं हूं मैं माफी के काबिल। तुम्हारे सामने मुझे मेरा अपना आप इतना छोटा नजर आता है, इतना छोटा नजर आता है कि मुझ में तुम्हारा सामना करने की ताकत भी नहीं है। तुम खुशियों की हकदार हो आमना, इज्जत की हकदार हो, और ये बात मैं तुम्हारे साथ रहकर भी जान नहीं पाया, और शायद कभी जान भी नहीं पाता। अगर उस दिन जैद आकर मेरी सोच पर पड़े गलाजत के पर्दे को ना हटाता, वो इंसान जिसके नाम के साथ मैंने तुम्हारी इज्जत को दागदार किया, उसी ने मुझे एहसास दिलाया कि तुम कितनी पाकीज़ा और बेदाग हो। और इस बात के लिए मैं हमेशा जैद का एहसानमंद रहूंगा, हमेशा। लेकिन जब मुझे इन सब बातों का पता चला, इन तमाम चीजों का एहसास हुआ, तो बहुत देर हो चुकी थी। आमना, मैं सब कुछ खो चुका था, और इन तमाम चीजों को दोबारा हासिल करना मुमकिन नहीं था। बस अब एक ही ख्वाहिश थी कि तुम्हें और उमर को वो सब कुछ मिले जिसके तुम दोनों हकदार हो। और इस ख्वाहिश की पहली शर्त थी मेरा उमर को अपनाना। पहली शर्त मैंने पूरी कर दी है, और दूसरी मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर तुम पूरी कर देना, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे यकीन है इस बात का कि तुम्हारे और उमर के लिए जैद से बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। आमना, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद अगर तुम खुश रहोगी तो मैं समझूंगा कि मुझे माफी मिल गई मुझे माफी।